जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के हिस्ट्री के अध्याय नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हम लोग का पार्ट 1 है। पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनते रहेगा। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। जब हम लोग भारत में रह रहे हैं तो यूरोप के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो यूरोप के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भारत में हम लोग रह रहे हैं तो भारत में भी तो राष्ट्रवाद है। तो भारत में अगर राष्ट्रवाद है तो भारत में भी तो कहीं से राष्ट्रवाद आया होगा। तो भारत में अगर कहीं से राष्ट्रवाद आया होगा तो वो कहाँ से आया होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भारत के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र हम लोगों का दिया हुआ है चित्र नंबर 1 फ्रेडरिक सोरियो ने जिसने बनाया था। ये आप लोग को याद रखना है। फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 ईस्वी में बनाया था। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे फिगर दिख रहा है। इस फिगर के बारे में ही यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, उसको हम लोग नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1848 में एक क्रांतिकारी कलाकार फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई। मतलब कि एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने क्या बनाया था, 4 चित्र बनाया था। 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई थी। कब बनाया था, 1848 में बनाया था। कौन, फ्रेडरिक सोरियो ने। कहाँ का था, फ्रांस का था। तो इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फ्रेडरिक सोरियो था सो अपना एक फिगर बनाया, और जो फिगर है सो फिगर में ये बता रहा है कि उसमें जो उसका सपनों का संसार था ये सच में नहीं था, उसका एक सपना था। उसने सपनों का संसार में ये चित्र बनाया था। उसमें उसने बताया कि उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जनता किसी भी पद पर बैठ सकती है, मतलब जनता के द्वारा चुना गया राजा। और गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा पद जहाँ पर जनता भी चुनाव करके वहाँ पर बैठ सकती है। मतलब जैसे हम लोग के भारत में अगर देखा जाए तो भारत में पीएम का जो पद है सो चुनाव लड़ करके वहाँ पर कोई भी आम जनता वहाँ पर बैठ सकता है। तो ये हम लोगों का गणतांत्रिक देश है। जैसे जनतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जनता हम लोग चुन करके किसी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, उसको बोलते हैं जनतांत्रिक। तो वही यहाँ पर सपनों का संसार रचा जिसके उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यह जो चित्र 1 है सो चित्र 1 में यहाँ पर हम लोग यूरोप का और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो सभी उम्र के लोग, सामाजिक वर्गों के, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जितने भी लोग हैं सो सभी लोग यहाँ पर कतार में लाइन्स लगे हुए, और ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके आगे जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति हम लोग कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। मतलब कि हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे कि जो स्वतंत्रता की जो प्रतिमा होती है सो स्वतंत्रता का प्रतिमा हम लोग एक महिला का रूप दिया करते थे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का महिला का रूप दिया है, जैसे हम लोग भारत में मान लेते तो भारत में हम लोगों का भारत माता है, उसी तरह यहाँ पर भी फ्रांस में भी या फिर यूरोप में बोला जा सकता है, यूरोप में भी एक प्रतिमा दिया गया है। ये हम लोगों का महिला की एक प्रतिमा है जिसका यहाँ पर स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसको बोला गया है। आगे देखते क्या लिखा करते स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है सो इसके एक हाथ में मशाल दिया हुआ है और दूसरे हाथ में यहाँ पर घोषणा पत्र दिया हुआ है जो मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा है प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संसाधनों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं।
प्रतिभाग के सामने निरंकुश संस्थानों। अब यहाँ पर लिखा है निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या होता है? तो निरंकुश का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है निरंकुश नए शब्द। यहाँ पर छोटे छोटे अवशेष धरे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किसी के राजा के ताज या फिर मुकुट यहाँ पर धरा हुआ है। तो निरंकुशवाद का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो सकता। मतलब कि निरंकुशवाद का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक ऐसा सरकार जिसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, उसको निरंकुशवाद बोलते हैं। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। इसका मतलब कि जो भी सरकारें हुआ करती थी इतिहास में, ऐसी राजशाही सरकारें मतलब कि राजा की जो सरकार हुआ करती थी सो जनता का कुछ भी बात नहीं सुनती थी, बस वो केंद्रीकृत होती थी, जो सिर्फ राजा के पास शक्ति होती थी सैन्य बल पर। मतलब कि कोई भी अगर कुछ बोलता था तो सैन्य बल के द्वारा उसको दमनकारी मतलब कि उसको हटा दिया जाता था। तो निरंकुशवाद का मतलब ऐसा सरकार जिसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो वही लिखा है कि निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो सोरियो, जो हम लोग ये फ्रेडरिक सोरियो पढ़े थे, चित्र जिसने बनाया था, तो ये इसका ही नाम सोरियो है। तो सोरियो ने कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। यूटोपिया, अब ये कल्पनादर्श यूटोपिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी दिया है कल्पनादर्श यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब कि एक ऐसा चीज़ मतलब कि जिसके बारे में हम लोग सोच तो सकते हैं लेकिन वो पूरा हो भी सकता है, मतलब नहीं हो सकता, असंभव हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 10th क्लास में सोशल साइंस में या फिर 500 मार्क्स में 500 मार्क्स हर किसी का बच्चे का आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शायद एक आध का आ जाए बट हर किसी का पॉसिबल नहीं है, तो उसी को यूटोपिया बोलते हैं कि जो असंभव हो उसको बोलते हैं यूटोपिया। तो यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो ने जो था एक फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रेडरिक सोरियो के कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया मतलब कि मनगढ़ंत कहानी जो लगता था कि कभी सच नहीं हो सकता है, तो उसने दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। मतलब कि ये जो जुलूस है जो हम लोग चित्र देखें, इसमें सबसे आगे हम लोगों का एक अमेरिका और दूसरा स्विट्जरलैंड सबसे आगे है। सबसे आगे वो लोग क्यों हैं? क्योंकि स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्र राज्य बन चुके थे, मतलब कि वो लोग एक देश बन चुके थे, इसलिए वो लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं, बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो क्रांतिकारी जो फ्रांस था और जो भी स्विट्जरलैंड है सो अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। मतलब कि उसके पीछे अलग अलग देश और भी लोग हैं जो कि उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। इसका मतलब है कि जब सोरियो ने ये जो चित्र बनाया था तो उस समय जो जर्मन लोग थे सो संयुक्त राष्ट्र नहीं बने थे। मतलब कि जो जर्मन है सो जर्मनी बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, उसमें एक जर्मनी नहीं था। लेकिन ये जो फ्रेडरिक सोरियो है उसने तो कल्पनादर्श यूटोपिया से बनाया था, मतलब कि जो असंभव है तो वो बनाया था, इसलिए अपना दिमाग में जो आया उसको वो बना दिया था। तो उसमें वो जर्मन लोगों को एक संयुक्त राष्ट्र का भी हिस्सा बना दिया था, जब जो कि उस समय नहीं था। जो झंडा थामे हुए है वह 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। देखिए वहाँ पर क्या बोल रहा है कि उदारवादी का मतलब क्या होता है? उदारवादी का मतलब होता है कि जो लोग आज़ादी चाहते हैं। तो 1848 तक लगभग सभी लोग आज़ादी चाहने लगे थे, हर एक देश राजा से आज़ादी। तो 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति, मतलब कि सभी लोग जब उम्मीद लगा करके रखे थे कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, तो उसकी अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासत का मतलब होता है कि जैसे राजा का क्षेत्र होता है, राजा का एक समझ सकते हैं किला या फिर एक क्षेत्र जिसको हम लोग रियासत बोलते हैं। जितना बड़ा क्षेत्र राजा का होगा उसको बोलते हैं रियासत। तो जर्मन भाषी रियासत मतलब कि जहाँ पर जर्मन भाषा लोग बोलते थे उसको बोलते हैं जर्मन भाषी रियासत।
तो अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान। अब प्रजातांत्रिक संविधान का मतलब होता है प्रजा मतलब कि लोग, लोकतांत्रिक मतलब कि जनता भी रहेगा और संविधान भी रहेगा। तो जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। ये चाह थी, उस समय हुआ नहीं था 1848 में। तो जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया एक देश है, 2 सिलसिलियाओं की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपने नज़रें जमाए हुए हैं। यहाँ पर जो हम लोग चित्र देखे थे उसमें उस चित्र में ऊपर में हम लोगों का ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है, कि सभी का यहाँ पर एकीकरण होगा या फिर राष्ट्र राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो चित्रकार कौन सा चित्रकार? फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यहाँ पर हम लोगों को इस अध्याय में क्या पढ़ना है वो इसमें दिया गया है। ये मतलब कि समरी टाइप का है, इससे हम लोग आगे बुक में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना काल्पनिक अभिव्यक्ति सोरियो ने चित्र 1 में की थी। देखिए ये काल्पनिक अभिव्यक्ति क्या था, मतलब कि जो सिर्फ सोचा था सोरियो ने चित्र 1 में, जो सोचा था कि ये तो यूटोपिया है जो कभी सच भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही आगे आगे धीरे इतिहास में ऐसा हुआ कि जो सोरियो सोचा था फ्रेडरिक सोरियो वैसा ही हुआ। मतलब कि धीरे धीरे अलग जितने भी देश थे धीरे धीरे राष्ट्र राज्य बनने लगे। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का मतलब जो ऐसे लोग जो अपना देश मतलब कि अपना एक जैसे भाषा बोलते हैं, एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसे संस्कृति होते हैं, उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिनसे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों ने अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो यूरोप में बहुराष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग वंश के साम्राज्य थे, मतलब कि अलग अलग वंश के साम्राज्य मतलब कि राजा हुआ करते थे, तो उनके स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का मतलब कि जैसे हम लोग का जो भारत है, तो भारत भी अलग अलग क्षेत्रों में टूटा हुआ था, तो उसको मिला करके एक बनाया गया भारत। तो उसी प्रकार से यूरोप में भी बहुत सारे क्षेत्र अलग अलग बहुराष्ट्र मतलब कि बहुत सारे राजा शासन करते थे, उसको हटा करके एक राष्ट्र यानी कि एक देश बनाया गया, उसका उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय तक एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभुता एक केंद्रीय शक्ति की थी। मतलब कि जो हम लोग का यूरोप था, सो यूरोप पर जो भी आधुनिक राज्य गतिविधि या फिर विचार विकसित हो रहे थे उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र की प्रभुसत्ता किसकी थी? बस एक केंद्रीय शक्ति की थी। मतलब कि वहाँ पर बस एक ही केंद्र था और वही सबके पास शक्ति हुआ करता था यूरोप में। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हम लोगों का यूरोप था, सो यूरोप में बस एक केंद्रीकृत शक्ति थी, मतलब कि बस राजा के पास शक्ति हुआ करता था। लेकिन जब हम लोगों का राष्ट्र राज्य बनेगा तो राष्ट्र राज्य बनने के बाद सिर्फ उसके शासक के पास ही शक्ति नहीं रहेगा, बल्कि उसके जो राष्ट्र राज्य रहेगा उसमें एक साझा पहचान रहेगा। जितने भी लोग रहेंगे साझा इतिहास का मतलब है कि जितने भी लोग हैं सबका एक जैसा इतिहास होगा, मतलब कि सबका वंश एक जैसा रहेगा, सबका क्रांतिकारी लोग एक जैसा रहेगा, सबका विरासत की भावना होगी। मतलब हम लोग एक ही देश से जुड़े हैं, हम लोग का एक ही पहनावा है, एक ही संस्कृति है, मतलब सब कुछ साझा, मतलब कि एक जैसा सब कुछ हो। तो एक राष्ट्र राज्य में सब कुछ एक जैसा होता है। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। मतलब साझेपन मतलब कि एक जैसा, कि हम लोग सबको एक जैसा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक राष्ट्र में रहेंगे, तो ये भावना अनंत काल से नहीं थी। मतलब कि हमेशा ये नहीं थी, पहले नहीं था, लेकिन यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई। मतलब कि ये जो संघर्ष है सो बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे आम लोग का, बहुत सारे सरगर्मियों, मतलब कि इन लोगों ने ही, नेताओं और आम लोगों ने ही मिल करके सरगर्मियों ने निर्मित की। मतलब कि ये जो साझेपन की भावना थी सो नेताओं और आम लोगों ने मिल करके विकसित की। हम लोग की साझेपन एक जैसा, हम लोग सब कुछ रहते हैं, तो फिर एक राष्ट्र राज्य क्यों नहीं बना लिया जाए कि हम लोग सब कुछ एक जैसा इतिहास है, सब कुछ एक जैसा पहचान है हम लोगों का, तो हम लोग एक राष्ट्र राज्य बना लेते हैं।
यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। मतलब कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में कैसे आए, मतलब कि राष्ट्र राज्य कैसे हुआ यूरोप में, राष्ट्रवाद कैसे आया अस्तित्व में। तो यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों का समरी था। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, जनमत संग्रह। यहाँ पर नीचे में नए शब्द में दिया हुआ है जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि एक तरह का समझ लीजिए वोट, मतलब लोगों से वोट करवाया जा रहा है कि ये हम लोगों का बात सही है या गलत है। तो अगर प्रत्यक्ष वोट मतलब कि डायरेक्ट वोट कराया जाता है, मतलब डायरेक्ट लोगों से वहाँ पर वोट करने के लिए बोला जाता है, तो उसमें उस प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह मतलब कि लोगों से पूछा जाता है कि ये बात सही है या ये बात गलत है। अगर बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हाँ ये बात सही है, स्वीकार कर लेंगे, तो उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। या फिर जनमत संग्रह मतलब कि जो भी कुछ होगा तो उसको मान लिया जाएगा। और अगर अधिकांश लोग मतलब कि आधा से ज़्यादा लोग अस्वीकार कर देंगे, नहीं मानेंगे, तो उस जनमत संग्रह को जो भी फैसला होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये हम लोगों का पार्ट 2 में रहेगा। पार्ट 1 में यहीं तक। थैंक यू।